कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि आर्थर पेट्रोल पंप के उस विस्फोट से बच गया था, लेकिन क्या वो सामान्य जीवन में वापस लौट पाया? क्या उसने दैनिक जीवन की साधारण दिनचर्या में सुकून पाया, या वो अब भी हिंसा के जाल में फंसा हुआ है? आज की कहानी में हम आर्थर के भाग्य की सच्चाई को उजागर करेंगे। क्या वो सच में सुधर गया है, या उसके पिछले स्वभाव की छाया अब भी उसके जीवन पर मंडरा रही है? हेलो दोस्तों, ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। अपने आखिरी मिशन के बाद आर्थर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में शांति से रह रहा है। वास्तव में आर्थर के अंतिम मिशन के बाद लोगों ने सोचा कि वो मर चुका है, इसलिए आर्थर ने मृत होने का नाटक किया और रियो में एक नकली पहचान के तहत रहना शुरू कर दिया। एक दिन जब आर्थर एक रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से बियर पी रहा था, एक लड़की जिसका नाम रेनी था उसके पास आई, उसकी टेबल पर बैठ गई और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। फिर उसने उसे पेट्रोल पंप विस्फोट की फुटेज दिखाई। आर्थर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। रेनी ने फिर कहा, मैं एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के लिए काम करती हूँ और वो चाहता है कि तुम उसके 3 दुश्मनों को मार दो और उनकी मौत को हादसे जैसा दिखाओ। उसने आर्थर को धमकी भी दी, अगर तुम मेरे बॉस का काम नहीं करोगे तो मेरा बॉस तुम्हारे दुश्मनों को बता देगा कि तुम अभी भी जीवित हो। ये सुनकर आर्थर ने उससे कहा कि वो एक फ़ोन करना चाहता है, लेकिन कॉल करने के बजाय वो अपने फ़ोन से रेनी की तस्वीरें लेने लगा, जिससे रेनी ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाल ली। हालांकि आर्थर ने उसे मेज से दबा दिया और भागने की कोशिश की। ये देखकर वहां मौजूद रेनी के आदमियों ने आर्थर पर हमला कर दिया। फिर आर्थर ने अपनी युद्ध कौशल का उपयोग करके सभी से लड़ाई की और एक एरियल ट्राम की छत पर भाग गया। रेनी और उसके आदमी भी ट्राम में घुस गए और अंदर से आर्थर पर गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय आर्थर की नज़र पास के हैंग ग्लाइडर पर पड़ी, इसलिए वो जल्दी से हैंग ग्लाइडर पर कूद गया और भाग निकला। शाम को आर्थर अपनी नाव पर जाता है और देखता है कि कुछ लोग उसकी तलाशी ले रहे हैं, इसलिए वो अपने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके नाव पर लगे बम को सक्रिय कर देता है, जिससे नाव में विस्फोट हो जाता है और नाव पर सभी की मौत हो जाती है। वास्तव में आर्थर ने इस तरह की आपात स्थितियों के लिए अपनी नाव पर बम रखा था ताकि वो सबूतों को नष्ट कर सके। इसके बाद आर्थर एक पुराने कंटेनर में जाता है जहाँ उसने अपने हथियार, पासपोर्ट और अन्य चीजें छिपाई थीं। आर्थर ने सबसे पहले अपने लैपटॉप पर रेनी की तस्वीर के साथ कुछ खोज की। फिर वो अपना पुराना पासपोर्ट जला देता है और दूसरा पासपोर्ट लेकर सदर्न थाईलैंड की ओर निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त मी से होती है। मी आर्थर को अपने घर की चाबी देती है और आर्थर को जाने से पहले आराम करने के लिए कहती है। आर्थर फिर घर के अंदर जाता है, फर्श के नीचे से एक ट्रंक निकालता है जिसे उसने बहुत पहले छिपा दिया था। ट्रंक से वो एक बंदूक और कुछ अन्य सामान निकालता है। उसके बाद उसे अपने लैपटॉप पर रेनी के बारे में जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि रेनी रिया क्रेन नामक व्यक्ति के लिए काम करती है और आर्थर अच्छी तरह से जानता है कि क्रेन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। अगले दिन जीना नाम की एक लड़की मी के पास आती है और पूछती है, क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है? मी लड़की की कलाई पर कुछ चोट के निशान देखती है और पूछती है, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? जीना मदद लेने से इनकार कर देती है और जाने से पहले फर्स्ट एड बॉक्स ले लेती है। रात में मी देखती है कि जीना के बॉयफ्रेंड फ्रैंक ने उसे बुरी तरह पीटा है, इसलिए मी जल्दी से आर्थर के पास जाती है और उससे जीना की मदद करने के लिए कहती है। आर्थर पहले तो मना कर देता है, लेकिन मी ने आर्थर के लिए कई उपकार किए हैं, इसलिए वो मान जाता है और जीना को बचाने के लिए फ्रैंक की नाव पर जाता है। पहुंचने पर वो फ्रैंक को जीना को मारने से मना करता है, लेकिन फ्रैंक उस पर हमला कर देता है। आत्मरक्षा में आर्थर फ्रैंक पर हमला करता है। फ्रैंक के सिर में चोट लगती है और वो मर जाता है। ये देखकर जीना बेहोश हो जाती है। मी नाव लेकर पहुंचती है। आर्थर मी से कहता है कि वो जीना को किनारे पर ले जाए। फिर आर्थर नाव की तलाशी लेता है। इधर उधर देखने पर उसे एक बंदूक, जीना का पासपोर्ट और उसका फ़ोन मिलता है। फ़ोन पर आर्थर को अपनी ही तस्वीर दिखती है। ये देखकर आर्थर बहुत गुस्सा होता है। फिर आर्थर नाव पर विस्फोट करके सारे सबूत मिटा देता है और किनारे पर लौट आता है। इधर आर्थर जीना पर बंदूक तानता है और पूछता है, क्या तुम क्रेन के लिए काम करती हो? जीना उसे जवाब नहीं देती, बल्कि आर्थर के साथ हाथापाई करती है। आर्थर आसानी से उस पर काबू पा लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे सच बताओ। डरी हुई जीना आर्थर को सच बताना शुरू कर देती है। वो कहती है, क्रेन ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करती। इधर आर्थर को पता चलता है कि क्रेन जीना को ब्लैकमेल कर रहा है और उसे अपना काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। क्रेन की योजना थी कि जीना फ्रैंक की पत्नी होने का नाटक करे और जब फ्रैंक उसे पीटेगा तो आर्थर का ध्यान जीना पर जाएगा।
जीना आर्थर को अपनी ओर आकर्षित करती ताकि वो उसे बचाने आए और फिर जीना आर्थर को अपने प्यार में फंसा लेती। उसके बाद जीना क्रेन को फोन करके आर्थर के बारे में बताती। लेकिन अब जब आर्थर को सब पता चल गया तो वो जीना से कहता है, मैं तय करूंगा कि तुम क्रेन को कब फोन करोगी। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि जीना होप शेल्टर ग्रुप की सदस्य है जो कंबोडिया में बच्चों को पढ़ाता है। फिर जब वो बीच पर थे तो आर्थर जीना से पूछता है, क्रेन तुम्हें किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। जीना जवाब देती है, मैं मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए एक शेल्टर चलाती थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले हमारे शेल्टर में काम करने वाला एक कर्मचारी अचानक लापता हो गया और 2 दिन बाद किसी ने उसका शव मेरे घर के गेट पर छोड़ दिया। उसके बाद क्रेन ने अपने आदमियों को शेल्टर में भेजा और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके लिए काम नहीं किया तो वो बच्चों को मार देगा। थोड़ी देर बाद जब आर्थर अपने कमरे में था, उसकी नज़र किनारे के पास एक सफ़ेद नाव पर पड़ी जिस पर से कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। ये देखकर आर्थर कमरे से बाहर आता है और जीना का हाथ थामे हुए समुद्र तट पर चलता है ताकि क्रेन के आदमियों को लगे कि जीना ने आर्थर को अपने प्यार में फंसा लिया है। उसके बाद एक झोपड़ी में जहां बहुत से लोग नाच रहे थे, मेई आर्थर और जीना को एक रिबन से बांधती है और उन्हें साथ में थाई संगीत का आनंद लेने के लिए कहती है। नतीजतन वे दोनों खूब मस्ती करते हैं और हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं आर्थर जीना को पसंद करने लगा है। शाम को जीना आर्थर से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें परेशान किया है। तब आर्थर कहता है, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ और जब मैं छोटा था तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ था जो बच्चों को हथियार चलाना सिखाता था और उन्हें अपनी सेना बनाता था। क्रेन भी उसी व्यक्ति के साथ था। एक दिन मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन क्रेन उस जगह से बाहर नहीं निकल पाया। इधर आर्थर सोचता है कि शायद भागने के बाद उस व्यक्ति ने क्रेन को बहुत प्रताड़ित किया होगा, इसलिए क्रेन उससे बदला लेना चाहता है। उस रात बाद में हम आर्थर और जीना को एक साथ अंतरंग समय बिताते हुए देखते हैं, जहां आर्थर जीना से वादा करता है, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा और निश्चित रूप से क्रेन को मार डालूंगा। उसके बाद आर्थर जीना को वो घड़ी देता है जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसने हमेशा इस घड़ी को अपने पास रखा क्योंकि ये उसके पिता की आखिरी यादगार थी। जीना फिर आर्थर को आश्वस्त करती है, मैं इस उपहार का अच्छे से ख्याल रखूंगी, और यहीं से कहानी में असली मोड़ शुरू होता है। तो दोस्तों, इसका पूरा आनंद लेने के लिए एक पल भी न चूकें। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगली सुबह कुछ पुलिस अधिकारी समुद्र तट पर पहुंचते हैं। जीना उनमें से जेरेमी को पहचानती है, ये जानते हुए कि वह क्रेन के लिए काम करता है, इसलिए आर्थर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। इस दौरान कुछ अधिकारी जीना को पकड़ लेते हैं। आर्थर के पास क्रेन से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर बाद आर्थर को क्रेन के पास ले जाया जाता है। आर्थर को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाता है और जैसे ही वो बैठता है, कुर्सी के नीचे पहले से रखा गया एक बम सक्रिय हो जाता है, जिससे आर्थर का उठना असंभव हो जाता है। तभी क्रेन आता है और उसे पहले से ही पता है कि आर्थर जीना से प्यार करने लगा है, इसलिए वो आर्थर से कहता है, अगर तुम जीना को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए 3 लोगों को मारना होगा और उनकी मौत को नेचुरल कारणों जैसा दिखाना होगा। क्रेन सबसे पहले मार्लन क्रिल नामक व्यक्ति का जिक्र करता है, जो एक अफ्रीकी हाई प्रोफाइल हथियार डीलर है और वर्तमान में मलेशियाई जेल में है। यहाँ क्रेन आर्थर को एक ट्रैकिंग पिल देता है और कहता है, क्रिल को मारने के बाद आपको ये पिल निगलनी होगी ताकि मेरे आदमी आपको ढूंढ सकें और सुरक्षित रूप से निकाल सकें। दरअसल जिस जेल में क्रिल को रखा गया था वो शार्क से भरे पानी से घिरे एक द्वीप पर थी। सब कुछ सुनने के बाद आर्थर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। फिर क्रेन जीना को एक नाव पर छिपा देता है। आर्थर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए मलेशिया पहुंचता है और जेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है, जहां उसे पता चलता है कि पिंजारा जेल बहुत सुरक्षित नहीं है। फिर भी वो अपनी योजना बनाना शुरू कर देता है और कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली विस्फोटक खरीदता है, जिसे वो च्यूइंग गम और एक प्रकार के रसायन में बदल देता है, जिसे त्वचा पर लगाने पर शार्क से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा वो क्रेन द्वारा दी गई पिल को सिगरेट के अंदर छिपा देता है। इसके बाद वो एक नकली आईडी बनाता है और एक खतरनाक अपराधी की पहचान रखता है। फिर पुलिस के सामने जाता है और परेशानी खड़ी करना शुरू कर देता है। मलेशियाई पुलिस उसे अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लेती है और उसी जेल में ले जाती है जहां क्रिल को रखा गया है। जेल में रिसेप्शन गार्ड को आर्थर के सामान में कुछ भी असामान्य नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अपना सामान अंदर ले जाने की इजाज़त देता है। जेल में प्रवेश करने के बाद आर्थर अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दूसरे अपराधियों से बात करना शुरू कर देता है। यहाँ क्रिल के आदमी हमेशा उस पर नजर रखते थे। क्रिल के आदमी हमेशा उसके साथ रहते थे क्योंकि कई लोग क्रिल को मारना चाहते थे। क्रिल अपना सारा कारोबार जेल से चलाता था और वो इस जगह का असली मालिक था। एक दिन आर्थर देखता है कि एक आदमी क्रिल को मारने के लिए उसके पास आ रहा है।
ये देखकर आर्थर तुरंत उस आदमी पर चाकू फेंक देता है और उसे मार देता है। क्रिल आर्थर के कौशल से प्रभावित होता है, इसलिए क्रिल आर्थर को अपने साथ डिनर पर आमंत्रित करता है। आर्थर जोर देकर कहता है कि डिनर के दौरान कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। क्रिल सहमत हो जाता है। शाम को आर्थर को क्रिल के पास ले जाया जाता है, जहां क्रिल ने उससे मिलने के लिए कहा था। क्रिल से बातचीत के दौरान आर्थर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। उसके बाद वो क्रिल के ड्रिंक में सांप का जहर मिला देता है, ताकि सबको लगे कि क्रिल जहर पीने से मर गया। वो क्रिल के शरीर को इस तरह से रखता है कि गार्ड को लगता है कि क्रिल भगवान से प्रार्थना कर रहा है। फिर आर्थर जल्दी से निकल जाता है और दीवार में एक छेद में विस्फोटक रख देता है, जिससे दीवार फट जाती है। उसके बाद वो जल्दी से ट्रैकिंग पिल निगल लेता है और शार्क से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर पर केमिकल क्रीम लगाता है। इस दौरान पुलिस उस पर गोली चलाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते वो पानी में कूद जाता है। थोड़ी दूर पर क्रेन के आदमी आर्थर को पानी से सुरक्षित निकालने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव पर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्थर खुद नाव पर चढ़ जाता है। इसके बाद आर्थर क्रेन से बात करता है और जीना के बारे में पूछता है। फिर क्रेन उसे वीडियो कॉल करता है और जीना के अस्तित्व का सबूत देता है। अब आर्थर को उसका दूसरा लक्ष्य दिया जाता है, जिसका नाम एड्रियन कुक है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक मानव तस्कर है और आर्थर को ये काम पूरा करने के लिए 36 घंटे दिए जाते हैं। यदि इस समय के भीतर कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्रेन जीना को मार देगा। फिर आर्थर अपने दूसरे लक्ष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि कुक के पास 76वीं मंजिल के ठीक ऊपर एक ग्लास स्विमिंग पूल वाला एक पेंट हाउस है। अब आर्थर कुक के आसपास के बारे में जानने और पूल का सही दृश्य देखने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है। उसके बाद वो कुक की बिल्डिंग में जाता है, एक अपार्टमेंट खरीदने का नाटक करता है और कुक का एक सहायक उसे बिल्डिंग की चारों ओर दिखाता है। एक बार अपार्टमेंट को देखते समय आर्थर चालाकी से अपार्टमेंट की चाबी की तस्वीर लेता है ताकि एक डुप्लीकेट चाबी बना सके। फिर वो एक रसायन बनाता है जिसे कांच पर लगाने पर वो टूट जाता है। इसके बाद आर्थर प्लम्बर के वेश में कुक की बिल्डिंग में प्रवेश करता है। डुप्लीकेट चाबी का उपयोग करके वो अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, खिड़की का शीशा खोलता है और कुक के पूल के तल तक पहुंचने के लिए बाहर जाता है। वहां वह पूल के निचले शीशे पर रसायन लगाता है, जिससे वो टूट जाता है और परिणाम स्वरूप कुक की मृत्यु हो जाती है। फिर वीडियो कॉल पर जीना से बात करते समय आर्थर पृष्ठभूमि में एक नाव पर एक नंबर देखता है। वो बंदरगाह मास्टर के कार्यालय से संपर्क करता है और उस नंबर का उपयोग नाव के बारे में सभी विवरण इकट्ठा करने के लिए करता है, जो उसे ये पता लगाने में मदद करता है कि क्रेन ने जीना को कहाँ रखा है। फिर आर्थर क्रेन की नाव का पीछा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेता है। जैसे ही वो नाव के करीब पहुंचता है, वो हेलीकॉप्टर से पानी में कूद जाता है और जहाज तक पहुंचने के लिए एक छोटी पनडुब्बी का उपयोग करता है। एक बार सवार होने के बाद वो क्रेन के आदमियों को एक एक करके नीचे गिराना शुरू कर देता है। आखिरकार वो जीना को ढूंढता है और उसके साथ भागने की कोशिश करता है। हालांकि क्रेन के दूसरे आदमी आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद जीना और आर्थर को क्रेन के सामने लाया जाता है। तब क्रेन आर्थर से बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, तुमने ये काम बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किया। अब तुम्हें तीसरे लक्ष्य को मारना होगा और अगर तुम इस लक्ष्य को नहीं मार सकते तो मैं जीना को मार दूंगा। इसके बाद आर्थर क्रेन के कुछ आदमियों को मार देता है और नाव के नीचे छिपी छोटी पनडुब्बी का इस्तेमाल करके भाग जाता है। क्रेन फिर आर्थर को अपने तीसरे लक्ष्य मैक्स एडम्स के बारे में बताता है, जो एक अमेरिकी हथियार डीलर है। मैक्स उस समय बुल्गारिया के वर्ना शहर में था। यह जानने के बाद आर्थर वर्ना पहुंचता है। वो मैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि मैक्स के घर में बहुत सारी दौलत और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। आर्थर को पता चलता है कि क्रेन मैक्स को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता है। खैर, आर्थर अपना मिशन शुरू करता है। वो दूर से गार्ड के पैर में स्नाइपर राइफल से गोली मारता है, जिससे वो घायल हो जाता है और पास के वर्ना अस्पताल से आपातकालीन चिकित्सा हेलीकॉप्टर का उपयोग करके मैक्स के घर में प्रवेश करता है। वहाँ वो सबसे पहले एक जामर लगाता है और सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर देता है। फिर अपने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड को मारना शुरू कर देता है। आपातकालीन अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसलिए गार्ड मैक्स को उसके सबसे सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं, जहां आर्थर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। मैक्स को मारने के बजाय आर्थर उसे क्रेन के बारे में बताता है और सुझाव देता है कि उन्हें मिलकर क्रेन को मार देना चाहिए। आर्थर मैक्स को अपनी योजना बताता है,
तुम्हें मरने का नाटक करना होगा, क्योंकि जैसे ही क्रेन को तुम्हारी मौत के बारे में पता चलेगा वो अपने आदमियों को यहाँ भेज देगा, तब क्रेन अकेला रह जाएगा और हम उसे आसानी से मार सकते हैं। फिर आर्थर मैक्स के पनडुब्बी बंकर में विस्फोट करवाता है और मैक्स को अपने साथ पानी के नीचे एक द्वीप पर ले जाता है। बाद में क्रेन मैक्स की मौत की खबर देखता है। फिर आर्थर क्रेन को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने अपने लक्ष्य को मार दिया है, लेकिन क्रेन अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए आर्थर उसे बताता है कि मैक्स का शव उसके पनडुब्बी बंकर में चट्टानों के नीचे दबा हुआ है और उसे वहां जाकर उसे ढूंढना है। वो क्रेन से ये भी कहता है कि वो जीना को लेकर आए और उससे मिले। फिर क्रेन जेरेमी से कहता है कि वो अपने आदमियों को लेकर मैक्स का शव ढूंढे और आर्थर को भी मार डाले। लेकिन क्रेन के आदमियों के पहुंचने से पहले आर्थर वहां जाता है और क्रेन के आदमियों के लिए कई मौत के जाल बिछाता है। जब क्रेन के आदमी पहुंचते हैं और मैक्स के शरीर की तलाश करते हैं, तो आर्थर द्वारा पहले से सेट की गई स्वचालित बंदूकें एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर देती हैं, जिससे वे एक एक करके मर जाते हैं। क्रेन इस पूरी घटना को अपनी नाव से लाइव देखता है। आर्थर जेरेमी सहित क्रेन के सभी आदमियों को मार देता है। फिर वो अपनी छोटी पनडुब्बी की मदद से क्रेन की नाव पर पहुंचता है और एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। इस बीच जीना क्रेन के एक गार्ड पर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन संघर्ष के दौरान उसके पेट में गोली लग जाती है। फिर क्रेन उसे पकड़ लेता है और नाव के कंट्रोल रूम में ले जाता है। दूसरी ओर आर्थर अभी भी क्रेन के आदमियों से लड़ रहा है। क्रेन नाव पर बम सक्रिय करता है जो सिर्फ 4 मिनट में फटने वाले हैं। फिर क्रेन अपने आदमियों के साथ एक सुरक्षा नाव पर भागने की कोशिश करता है। उस समय आर्थर जीना के पास पहुंचता है और वो उसे बमों के बारे में बताती है। जीना को बचाने के लिए आर्थर उसे तुरंत एक आपातकालीन रिलीज पॉड में डाल देता है और उसे दूर भेज देता है। उसके बाद आर्थर क्रेन के पीछे जाता है। आर्थर और क्रेन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। एक बिंदु पर क्रेन आर्थर को जंजीर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके क्रेन को नाव से बांध देता है। तभी क्रेन हंसते हुए कहता है, नाव फट जाएगी और तुम मेरे साथ यहीं मर जाओगे, क्योंकि विस्फोट से पहले तुम ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाओगे। लेकिन आर्थर चिंतित नहीं होता और वो हंसते हुए क्रेन से कहता है, मैं क्यों तैरूंगा। ये कहकर वो तेजी से नाव के अंदर भागता है और क्रेन बहुत पीड़ा में चिल्लाने लगता है, आर्थर आर्थर। तभी नाव में विस्फोट हो जाता है और जीना का पॉड नाव से बहुत दूर पानी से बाहर निकलता है। पॉड का दरवाजा खोलकर जीना दूर से देखती है कि विस्फोट में नाव पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उसे लगता है कि आर्थर भी विस्फोट में मर गया है। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी बचाव दल जीना को ढूंढता है, उसे किनारे पर लाता है और उसका प्राथमिक उपचार करता है। हम वहाँ मैक्स को भी मौजूद देखते हैं। आर्थर को वहाँ न देखकर मैक्स भी कुछ उदास दिखता है। थोड़ी देर बाद हम जीना को कंबोडिया में देखते हैं, जहां वो अपने आश्रय में बच्चों के साथ है। वो मेई को एक पत्र लिख रही है, जिसमें वो मेई को बता रही है कि वो कंबोडिया में बच्चों के पास लौट आई है। एक दोपहर जब वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, आर्थर आता है और जीना उसे जीवित देखकर बहुत खुश होती है। इस बीच हम मैक्स को क्रेन की नाव पर शोध करते हुए और नाव पर डाइविंग बेल नामक एक जगह की खोज करते हुए देखते हैं, जहाँ एक व्यक्ति पानी के नीचे सांस ले सकता है। फिर मैक्स सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और पाता है कि विस्फोट से ठीक पहले आर्थर डाइविंग बेल के अंदर छिपा हुआ था। वो कैमरे की फुटेज में आर्थर को डाइविंग बेल से बाहर आते हुए देखता है। मैक्स फिर ये सुनिश्चित करने के लिए इस फुटेज को हटा देता है कि आर्थर को भविष्य में इसके कारण किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और कहानी यहीं समाप्त होती है। इसी एंटरटेनमेंट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार और अधिक थ्रिलिंग एडवेंचर्स के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें।